अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि एक मगरमच्छ हो जिसका मुंह खुला हुआ हो और मगरमच्छ के उस मुंह में कोई परिंदा आकर बैठे तो मगरमच्छ क्या करेगा? हम सब यही जवाब देंगे कि मगरमच्छ उस परिंदे को खा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ख़ास परिंदे के साथ ऐसा नहीं होता। उस ख़ास परिंदे का नाम है इजिप्शियन क्लोवर बर्ड। इंटरनेट पर जाकर, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा इजिप्शियन क्लोवर बर्ड, तो आपको इस परिंदे का जो रिश्ता है मगरमच्छों से वो समझ में आएगा। मगरमच्छ को जब अपने दांतों में फंसा हुआ गोश्त तंग कर रहा होता है और वो अपने दांतों को साफ़ करना चाहते हैं तो मगरमच्छ अपना मुंह खोलते हैं और ये इजिप्शियन क्लोवर बर्ड उनके मुंह में आकर बैठता है, इनके दांतों में से वो गोश्त निकालता है और यूं मगरमच्छों के दांत साफ़ हो जाते हैं। तो अब आप इससे समझिए कि कोएग्जिस्टेंस की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि एक ऐसा जानवर जिसका काम ही दूसरे जानवरों को खाना है, दूसरे परिंदों को खाना है, वो भी अपनी किसी ज़रूरत के तहत उस परिंदे को नहीं खाता है। और यूं इजिप्शियन क्लोवर बर्ड और मगरमच्छों का ये रिश्ता उस्तवार होता है और इसी तरीके से ये एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस में पलते बढ़ते रहते हैं और इनकी ज़िंदगी यूं ही गुजरती रहती है। तो इंसानों की अगर आप बात करें तो इंसानों को सीखना चाहिए इन परिंदों से, इन जानवरों से। बहुत सारे सबक हैं इन परिंदों और जानवरों की ज़िंदगियों में। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। आगाज़ करते हैं कुछ ऐसी बातों से जिनका जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले भाई मैंने एक तस्वीर देखी, उस तस्वीर में पता ये चला, वो एक ख़बर थी और वो ख़बर ये थी कि चार्जर से मोबाइल फ़ोन कनेक्ट किया हुआ था, फ़ोन चार्ज हो रहा था, जिसका वो फ़ोन था वो साथ ही बिस्तर में सो रहा था और अचानक वो फ़ोन धमाके से फट गया। अब ये फिनोमिना क्या है तो ज़रा सुन लीजिए ज़रा ध्यान से कि ये जो गैर मयारी केबल वाले चार्जर होते हैं, गैर मयारी चार्जर होते हैं, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। 3 बड़े ख़तरे हैं भाई इन चार्जरों को इस्तेमाल करने के। तो अगर आप ऐसे चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नाकिस हैं, मुरम्मत शुदा है, गैर मयारी है, खुदा का वास्ता है अपनी जान से मत खेलिए। 3 बड़े नुकसान हो सकते हैं ऐसे गैर मयारी चार्जर इस्तेमाल करने से, ऐसे नाकिस चार्जर इस्तेमाल करने से। क्यों अपनी जान के दर पे हैं वो 3 नुकसान मैं आपको बताता हूँ। पहला नुकसान, आग लगने का ख़दशा है, धमाके का ख़दशा है। कभी भी वो चार्जर जो है वो फट सकता है और आपको नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरा नुकसान फ़ोन की वो बैटरी ख़राब कर सकता है। ऑब्वियसली अगर एक गैर मयारी चार्जर लगा हुआ होगा बैटरी के साथ और उसको चार्ज कर रहा होगा तो वो फ़ोन की बैटरी को ख़राब करेगा। और तीसरा नुकसान कि अगर आपके पास कोई ऐसा चार्जर है और आपने वो फ़ोन में लगाया हुआ है, उसको लगाते हुए, उसको निकालते हुए कभी भी करंट लग सकता है आपको। तो खुदारा ज़रा ख्याल कीजिए, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना कीजिए। ये तस्वीर मैंने देखी थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप तक ये मालूमात पहुँचा दूँ, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग करते ही हैं कि सस्ता चार्जर ख़रीदते हैं और फिर कहते हैं कि भाई ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, फ़ोन ख़राब हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो सस्ते चार्जरों की तरफ मत जाइए। ये यूँ कह लीजिए ये है जी पब्लिक सर्विस मैसेज ब्रॉट टू यू बाय उवैस मंगलवाला। लेकिन ख़बरों की तरफ चलते हैं और ख़बरों में सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अल जज़ायर में दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है। जी, रमज़ानुल मुबारक से कबल बहुत सारी हमें ऐसी ख़बरें मिलती हैं। तो अल जज़ायर में इस मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। और ये इफ्तिताह किया अल जज़ायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तबून ने। और जब ये इफ्तिताह हुआ तो फिर लोगों ने देखा कि क्या कमाल की मस्जिद है। इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इस मस्जिद में 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। जी, 1,20,000 नमाजी इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं और पहली मरतबा इसे अक्टूबर 2020 में इसे खोला गया था नमाज के लिए। लेकिन सदर अब्दुल मजीद तबून जो थे उनको कोरोना हो गया था, वो कोरोना की वजह से इसके इफ्तिताह में शरीक नहीं हो सके थे और फिर उसके बाद अब इसका इफ्तिताह किया गया है। और मुकामी तौर पर जामिया अल अज़हर के
के नाम से मारूफ ये जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन 70 एकड़ पर फैला हुआ है। और अगर आप इसका कंपैरिजन करें सऊदी अरब की जो मस्जिदुल हराम है मक्का में या मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मदीना में, अगर हम उससे इसका कंपैरिजन करें तो ये छोटी मस्जिद है उनके मुकाबले में। इस मस्जिद में दुनिया का बुलंद तरीन मीनार भी है, उसकी ऊंचाई है जी 267 मीटर्स। यस, 267 मीटर्स की ये ऊंचाई है। और इस मीनार में लिफ्ट्स हैं, देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म नस्ब है जहाँ से दारुल हुकूमत और खलीज अल जज़ायर का नज़ारा किया जा सकता है। और अंदरूनी हिस्सा जो है उसमें लकड़ी, संग मरमर और दीगर कीमती अशिया से उसे सजाया गया है। और इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत $800 मिलियन से ज़ायद इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत है और इसको तकरीबन 7 बरस में तैयार किया गया है। तो आप देखें, ये अल जज़ायर की मस्जिद जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद के तौर पर हमारे सामने आई है। अब अगली ख़बर की तरफ चलते हैं जी। एक तरफ मसाजिद बन रही हैं तो दूसरी तरफ वो जो कहते हैं ना खुदा की कायनात और उसके करिश्मे, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि मगरमच्छ और वो इजिप्शियन क्लोवर बर्ड, ये भी एक मौजज़ा ही है। हम सब देखते हैं कि किस तरीके से ये जानवर और परिंदे अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ इशारा करते हैं। अगर इनको स्टडी करें तो वाकई अल्लाह ताला की कुदरत और उसके करिश्मे जो हैं उनकी तरफ दिल माइल होता है और आप वाकई सुभान अल्लाह कह उठते हैं। तो एक और आपको मौजज़ा बताऊं कि बरतानिया के समुंदरों में साइंसदानों ने घोंघों की एक नई किस्म दरियाफ़्त की है। समुंदरी घोंघे की ये नई नस्ल बरतानिया की समुंदरी हदूद में मसरूफ़ जो एक उनका तहकीक का सेंटर है, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, फूड एंड इको कल्चर, एक्वाकल्चर, फूड एंड एक्वाकल्चर, ये बेसिकली इनका एक सेंटर है, उसके माहिरीन ने दरियाफ़्त किया। और साइंसदानों के मुताबिक समुंदरी घोंघे की जो नई नस्ल है ये गर्म पानियों में पाए जाने वाले घोंघों के गिरोह से ताल्लुक़ रखती है और ये मौसमी तब्दीलियों की वजह से शुमाल की जानिब हिजरत कर रहा है। अच्छा, अब ये जो साइंसदान हैं जिन्होंने इसे दरियाफ़्त किया उसका नाम है जी रॉस बेलमोर। रॉस बेलमोर साहब जो हैं उनके मुताबिक बरतानिया और आयरलैंड से जो टकराते हैं समुंदर, वहाँ पर घोंघों की 100 से ज़ायद इकसाम मौजूद हैं। सोचें अल्लाह ताला की कुदरत कितनी वसी है, कितनी जो है वो उसके अंदर करिश्मे हैं, कितनी ज़्यादा मखलूक़ात उसने पैदा की हैं। और वो जो इकबाल ने कहा था ना कि ये कायनात अभी तक नातमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फ़यकून। हर रोज़ हम नई नई कहकशाएँ, नई नई कायनातें भी दरियाफ़्त कर रहे हैं, ज़ेर ज़मीन भी नई नई चीज़ें दरियाफ़्त कर रहे हैं। तो रॉस बेलमोर ने इसके बारे में डिटेल्स दी और वो डिटेल्स क्या थी कि ये जो घोंघा है ये बहुत चमकदार है और बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई बल्ब होता है ये वैसे चमकता है। और उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि समुंदर की गहराइयों में अभी बहुत कुछ है जिसे हम अभी एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं। अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं कुछ दौलतमंद लोगों की तरफ। जी, दौलतमंद लोग हम सब जानते हैं। अभी वो अंबानी साहब के बेटे की शादी भी हुई थी तो हमने देखा कि कितनी दौलत उसके ऊपर ख़र्च की और क्या क्या वहाँ पर जो है वो फंक्शंस हुए, जश्न हुए, बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए। खैर 1000 करोड़ रुपए उसने शादी पे खर्च कर दिए जो कि उसकी दौलत का सिर्फ 0.1% है, तो उसे क्या फ़र्क पड़ना था। लेकिन अब आप सुनिएगा जी, अगर आप 1981 से लेके 2000 के दरमियान पैदा हुए हैं तो आप दौलतमंद बनने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ये हर शख्स के लिए नहीं है, ये एक तहकीक सामने आई है, उसमें बताया गया है कि अगर आप 1981 से लेकर 2000 के दरमियान पैदा हुए हैं तो उम्मीद है कि आप कुछ अरसे में दौलतमंद हो जाएंगे। ये एक हैरानकुन एजाज़ है जो इन लोगों को मिलने वाला है। और इस अरसे में पैदा होने वाली जो नस्ल है वो दुनिया की अमीर तरीन नस्ल बनने के करीब है। बिल्कुल, ये नाइट फ्रैंक नामी एक कंपनी है, उसने एक तहकीक की और इस तहकीक में उन्होंने ये बात वाज़े की और उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में जो नस्लें हैं उनकी दौलत का मवाजना किया तो ये बात सामने आई है। इसकी डिटेल बताता हूँ मैं आपको। इस तहकीक में दरियाफ़्त किया गया कि सिर्फ अमेरिका में ही 1981 से 2000 के दरमियान पैदा होने वालों के नाम आने वाले बरसों में $90 ट्रिलियन के असासे मुंतकिल किए जाएंगे। यानी कि जो लोग इनके बुज़ुर्ग हैं वो अपनी दौलत इनको देंगे और इन बच्चों को जो कि 1981 से 2000 के दरमियान पैदा हुए थे उन्हें अब ये दौलत मिलेगी। तो ये $90 ट्रिलियन के असासे हैं जो कि इनको मिलने वाले हैं।
और इस वजह से ये बन जाएंगे तारीख़ के अमीर तरीन लोग, तारीख़ की अमीर तरीन नस्ल। तो आइंदा आने वाले 20 वर्षों में दौलत की मुंतकली होगी। काश हम भी 1981 से 2000 में पैदा हुए होते और हमारे भी कोई अमीर आबा व अजदाद होते, वो हमें अपनी दौलत ट्रांसफ़र करते, तो यहाँ ना होते हम भाई, फिर हम कहीं और होते। लेकिन बहरहाल ये 1981 से 2000 में पैदा होने वाले लोगों के लिए ये ख़बर है कि वो दुनिया की अमीर तरीन नस्ल बनने वाले हैं। और ये बेसिकली मिलेनियल्स कहलाते हैं ये लोग। इन मिलेनियल्स को ये दौलत मिलने वाली है और ये मिलेनियल्स जो हैं, जब इनको दौलत मिलेगी तो ये अपने जो दौलत के ख़र्चे ज़रा कम रखें, दौलत को संभाल के रखें ताकि आगे ट्रांसफ़र कर सकें। अच्छा जी, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर पाकिस्तान मॉर्निंग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं दो ऐसे नौजवानों से कि जिन पर ये शेर का जो मिसरा है ये बिल्कुल फिट बैठता है कि ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी साकी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मिट्टी की और पाकिस्तान की मिट्टी से जुड़े नौजवानों की। दो इस वक्त जवान हमारे साथ मौजूद हैं, जुरैज़ बेग और सबा फातिमा, और इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। ये कारनामा क्या है कि इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है कि जो कि इंसान के दिल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जांच लेती है और उसके बारे में ख़बरदार कर देती है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ज़रा चेक कर लिया जाए। बेसिकली एक ट्रैकर किस्म की एक डिवाइस है जो कि इंसान के दिल की ट्रैकिंग करती है। ये है जी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते हैं। इनसे जानते हैं इनके इस प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जुरैज़ और सबा। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये बताएं कि ये जो दिल के मामलात हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स तो दिल के कुछ और मामलात में होते हैं, आप दिल की डिवाइसेस बना रहे हैं? जी, असल में हमारा FIP का आइडिया था। हम बहुत मशहूर हैं अपने डीन के डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशानुल हक की, उनके तवज्जुह से, और हमारी टीम जो है साद सबा और मैं, हम लोगों ने मिलके जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा और हमने कहा क्यों ना दिल के अमराज की तशख़ीस के लिए कोई डिवाइस बनाई जाए। तो ज़बरदस्त काम किया, बिल्कुल ठीक है। अब आपने ज़रा डिटेल से हमें बताना है कि ये डिवाइस है क्या और क्या करती है। सबा, अगर आप बता सके। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो हमारी डिवाइस है बेसिकली पेशेंट का एक सिग्नल लेगी, ECG सिग्नल। उसको हमने अपने रेस्पबेरी पाई जो माइक्रो कंट्रोलर है उससे कनेक्ट किया है। वो उससे सिग्नल लेके फिर जो है रेस्पबेरी पाई में फीड होगा और फिर वो हम मशीन लर्निंग के ज़रिए से हमारे पास जाएगा। मशीन लर्निंग की जो हमने क्लासीफायर बनाया है उससे फिर हमारे पास डिटेक्ट होगा कि आपका जो सिग्नल आ रहा है वो नॉर्मल है या उसमें कोई खराबी है। अच्छा, अभी तो इस वक्त हमने जो अपने इरिथमियास पे काम किया है, जी जी, वो पांच पे काम किया। एक नॉर्मल साइनस रिदम है और 4 हमारे ये जो इरिथमियास है। एक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो फिलहाल तशखीस की अगर हम देखें यहाँ क्या कहते हैं, दिल के अमराज जो इससे डिटेक्ट हो सकते हैं वो 4 ही हो सकते हैं, जिनके मैंने अभी नाम लिया। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये इतने मुश्किल नाम तो मेरे दोस्त, मैं PhD भी कर लूँगा तो मुझे नहीं समझ में आएंगे। अगर इसको आसान अल्फाज में बता सको तो ज़्यादा समझ में आएगा। कि अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि ये जो डिवाइस है ये इंसान अपने साथ कैरी करता है या उसके साथ कनेक्टेड होती है, किस तरीके से? ये फिलहाल अभी जो हमने बनाई है वो इस सूरत में है कि ये कहीं पे भी लेके जाई जा सकती है, आराम से मूव हो सकती है। लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी क्योंकि मिनिचराइज और छोटी से छोटी होती जा रही है तो उसके ऊपर मजीद काम जो है इसमें करने की बहुत गुंजाइश है और किया भी जा सकता है, जिसके ऊपर हम अमूमी तौर पे फिर आगे जाके काम करने के बारे में सोच भी रहे हैं। बाकी फिलहाल ये है कि अभी ये मोबाइल डिवाइस है, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन थिएटर में भी, किसी भी एम्बुलेंस में, कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। तो ये फिलहाल इस सूरत में है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस डिवाइस को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं,
तो ये डिवाइस हमारे दिल की कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको डिटेक्ट कर लेती हैं, जो ज़रा आसान अल्फाज में समझा सकें? अगर मैं आपको दिल की हरकत या दिल करता क्या है वो बताऊं, तो एक तो बड़ा आम फहम सा जो है वो उसका नक्शा है कि खून आता है और खून को जो है वो बेसिकली पूरी धड़कते हुए जो है वो पूरी जिस्म में जो है वो पहुंचाता है। इसके अलावा ये क्योंकि काम जो ये करना होता है धड़कने का, ये हार्ट के अपने स्पेशलाइज पट्टे होते हैं, मसल्स होती हैं, वो कर रही होती हैं। तो वो काम किस पे करती हैं? वो बिजली के ऊपर काम करती हैं। तो अमूमी तौर पे ये होता है कि सिग्नल हार्ट के अंदर से इनिशिएट होता है और वो फिर पूरे हार्ट के जो मसल्स हैं उसमें फैल जाता है। तो अब इस अमूमी तौर पे मसला ये होता है कि इस फैलने में ना, ये जो कंडक्शन सिस्टम होता है पूरे मसल्स का, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो कोई रुकावट आ सकती है, कोई मसला आ सकता है, जिसके लिए यूजुअली फिर पेस मेकिंग डिवाइसेस भी यूज होती हैं उस इशू को करेक्ट या रिजॉल्व करने के लिए, जो कि फिर हार्ट के अंदर ही इम्प्लांट हो जाती है, बॉडी के अंदर ही। तो हम लोगों ने ये किया है कि बेसिकली ईसीजी का जो सिग्नल है होगा वही अमूमी तौर पर डॉक्टर इसी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो किसी भी किस्म की ऐसे मसले की तशखीस करते हैं। हमने वो मसला जो है वो 4 से 5 कैटेगरीज जो है उसकी, वो उसके ऊपर जो है अपनी मशीन को जो है मशीन लर्निंग के थ्रू जो है वो ट्रेन की है। तो वो डायरेक्टली मरीज से जो है वो सिग्नल लेके फौरन जो है उसकी तशखीस कर सकती है। जी जुरैज और सबा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, अब ये जो आपने डिवाइस बनाई है, ये डिवाइस बेसिकली हम क्यों इसको कह सकते हैं कि ये एक ब्रेक थ्रू है, या ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इससे पहले नहीं बनाई गई? इसकी ऐसी ख़ास बात क्या है? अमूमी तौर पे मैं ले लेता हूँ सबक। अमूमी तौर पे होता ये है कि जब भी आपको दिल के अमराज की तशखीस करनी होती है ईसीजी के थ्रू, आपको या तो एक डिवाइस पहना दी जाती है, लगा दी जाती है, और वो ईसीजी 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए आपकी रिकॉर्ड करती रहती है, जो अमूमी तौर पे जिन मरीजों को पेस मेकिंग का इश्यू होता है उनको लगा दी जाती है। और उसके बाद फिर डॉक्टर हजरात जो है वो फिर बैठते हैं और वो फिर एक मरहला अलग होता है जिसमें वो बैठ के अच्छा खासा वक्त जो है उसके ऊपर देखते हैं और निशानदेही करते हैं कि यहाँ मसला है, यहाँ मसला है, यहाँ मसला है। अब ऐसे केस में अच्छा खासा वक्त का जो है वो कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो हमने उसको बहुत हद तक जो है वो कम करने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे ही ईसीजी आपके पास रिकॉर्ड होगी, मशीन वैसे ही जो है वो आपको तशखीस करके बता देगी कि ये मसला जो है, ये मसाइल जो है दरपेश हैं, लाहक हैं। और ऐसे केसेस में भी यूज हो सकती है जहां पे पेस मेकिंग सर्जरी के बाद दिल की हरकत को जांचा जा रहा हो, या इमरजेंसी की या क्या कहते हैं तिब्बी इमदाद की जरूरत है, फौरी आपको कोई ना कोई रिलीफ पहुंचाना है अपने मरीज तक। तो उस केस में आपके पास डॉक्टर या कोई स्पेशलाइज मौजूद नहीं है, पैरामेडिक स्टाफ ही है, तो वो भी इन डिवाइसेस को जो है यूज कर सकता है। तो ये आई थिंक एक अच्छा फीचर है इस डिवाइस के। सही। अच्छा सबा, मुझे ये बताइएगा कि कितना प्रैक्टिकल है कि इस डिवाइस को जो मेडिकल प्रोसेसेस हैं उसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए इसकी मास प्रोडक्शन की जा सके, और अगर हमें इस मरहले की तरफ जाना है तो इस मशीन के अंदर मजीद क्या क्या काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। अभी जो हमारा एक तो ये मसला है कि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ 4 इरिथमियाज पे कर रहे हैं। इरिथमियाज बहुत सारे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे इरिथमियाज जो हैं, जो बहुत सारे मौजूद हैं और जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो हम उन पे काम करें। उसके अलावा ये जो अभी जैसे कि आपने जुरैज ने बताया कि अभी ये एक पोर्टेबल है, हम इसको चाहते हैं कि हम इसको और मिनिएचर पे लेके आए, हम ये भी कर सकते हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए। इसके लिए ये जरूरी होगा कि डेटा तक ना रसाई, क्योंकि मशीन लर्निंग का एक बड़ा अहम फीचर होता है डेटा, मेडिकल डेटा। और अमूमी तौर पर पाकिस्तानी अस्पतालों का इस तरफ रुझान नहीं है कि वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए डेटा फराहम करें यूनिवर्सिटीज को या यूनिवर्सिटी तलबा को। हमने भी ये जो अपनी मशीन ट्रेन की है वो गैर मुल्की डेटा के ऊपर, अमूमी तौर पर मगरबी ममालिक के डेटा के ऊपर करी है। तो उसकी तशखीस के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा, स्पेशली अगर हमें पाकिस्तानी मंडी तक इस डिवाइस की रसाई करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है वो हमें दिल के अमराज के जो अस्पताल हैं वो प्रोवाइड करें, ताकि हम उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए भी इस मशीन को ट्रेन कर सकें और पाकिस्तानी मरीजों तक इसको पहुंचाने में कारआमद साबित हो सके डिवाइस। तो इस डिवाइस की क्या आपको कितना वक्त लगा इस डिवाइस को बनाने में, और इसकी क्या कॉस्टिंग आई?
ये डिवाइस हमें 8 से 9 महीने लगे बनाने में। इसमें फर्दर सोफिस्टिकेशन और बेहतरी की बहुत और भी गुंजाइश है, और कॉस्टिंग अराउंड आई थिंक 70,000 80,000 के अंदर अंदर हमने अब सिर्फ डिवाइस के कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग वो आराम से उसमें बन गई डिवाइस। सही, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अब ये तो आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बना दी, लेकिन इसको आगे लेके जाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? कोई पार्टनरशिप्स की, कोई स्पॉन्सरशिप्स की बात चल रही है आपकी? क्या प्लान है आगे? जी, इस वक्त हम लोग अपने क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं इस डिवाइस पे, क्योंकि पेशेंट पे लगाने से पहले हम चाहते हैं कि हम इसको बिल्कुल, ये जो डिवाइस है ये सेफ हो पेशेंट पे यूज करने से पहले। तो इसलिए हम इसके क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं। एक ECG का सिमुलेटर आता है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली जो आपके इरिथमियास होते हैं वो मौजूद होते हैं। हम उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे AKDN के साथ कोलैबोरेशन करके। तो वो सिमुलेटर बेसिकली ये कहता है कि मरीज के जो एरिथमियाज आ रहे होते हैं, मरीज के हमने डिटेक्ट करने, तो वो एरिथमियाज मशीन खुद जनरेट करती है, और वो हम इस मशीन के थ्रू फिर तशखीस करने की कोशिश करते हैं कि आया ये मशीन सही वर्क कर रही है, और नहीं सही वर्क कर रही तो किन जगहों पे जो है गुंजाइश और बेहतरी की सबब बन सकता है, उसको मजीद बेहतर किया जाए। तो अभी ये क्लिनिकल ट्रायल्स में है, और इसके बाद फिर जरूर हम पेशेंट्स तक जाएंगे। बट अगेन वही चीज के डेटा जितना ज्यादा हमें मिलेगा उतने ज्यादा एरिथमियाज की तशखीस उतनी बेहतरी से हो सकेगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जुरैस बेग और सबा फातिमा हमारे साथ मौजूद थे, कराची के ये तालिब इल्म जो कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है कि जो कि इंसान के दिल के साथ कनेक्ट होकर उसकी बीमारियों का पता देती है। टेक्निकल डिटेल सारी बताई, लेकिन बुनियादी तौर पर जो मुद्दा था वो ये था कि एक तो ये कि हमारे नौजवान पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, दे जस्ट नीड अपॉर्चुनिटीज़, और नंबर 2 जो मेडिकल डेटा है जिसकी तरफ इन्होंने निशानदेही की कि अगर मेडिकल डेटा यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर किया जाएगा मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, तो फिर और बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स और ज़बरदस्त काम किए जा सके हैं। एक इन दोनों चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है। एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। अब ज़रा आपको लेकर चलते हैं तारीख़ में, लेकिन तारीख़ में हम किस तरह लेकर जाएंगे? गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला है दयामिर, वहाँ पर सिंध में तहज़ीब जो थी उसके आसार मिले हैं। अब ये आसार किस तरह मिले हैं, आइए आपको दिखाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर चलास थलपन दरिया सिंध के करीब वाक़ई सैकड़ों कदीम आर्ट की वसी गैलरी मौजूद है, जिसमें आइबेक्स स्टूपा मुराकबा करने वाले बुद्धों और मुख्तलिफ ज़बानों में मजहबी शक्लें और नोश्ता जात शामिल हैं। दरिया सिंध के साथ ये रास्ता हज़ारों सालों से शाहराह रेशम का हिस्सा था। इसे तिजारती काफलों, फौजी मुहिम जोई और मुतलाशियों ने इस्तेमाल किया, जिन्होंने इन चट्टानों पर अपने निशानात छोड़ दिए। हज़ारों सालों में मजहब, नज़रियात, इल्म और सकाफती तबादले इस शाहरा के साथ साथ फैलते रहे। पत्थरों में बनाए गए नक्शो निगार 600 साल कबल मसीह बनाए गए थे, जिनमें से कुछ की उम्र तकरीबन 2700 साल है। चट्टानों पर मौजूद ये नक्शो निगार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये इलाका बुनियादी तौर पर मुसाफिरों के रुकने और आराम करने के लिए मकबूल हुआ होगा। इस इलाके में सयाहों की तादाद कम है, इसलिए आप मुमकिन तौर पर चट्टानों के दरमियान घूमने और तस्वीर को खुद ही दरियाफ्त करने के काबिल होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इन निशानों को अभी तक महफूज करके रखा है। कानून नवादरात 1975 की दफ़ा 10 की ज़ैली दफ़ा 1 के तहत इस इलाके को हुकूमत की जानिब से महफूज करार दिया जा चुका है। अगर कोई शख्स इस इलाके को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहे या तोड़ फोड़ करने की कोशिश करे या साख्त की तब्दीली या फिर उसके ऊपर निशान लगाए या फिर मिटाए, तो पाकिस्तान के कानून के तहत ऐसे शख्स को सजा हो सकती है। वापडा वालों की जानिब से इन नक्शो निगार को बचाने का कोई महफूज इकदाम नहीं किया गया, क्योंकि दयामिर भाषा डैम की तामीर से ये तमाम कदीम निशानियाँ डैम के पानी में ज़ेरे आब हो जाएंगी।
जी, देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर इन पत्थरों पर ये तारीख़ी नक्शो निगार मिले हैं। अब चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की बात हो ही रही है तो आपको गिलगित बल्तिस्तान में फोर्ट चिलास जो है ज़रा उसकी भी सैर करवा देते हैं। जिला दियामर के मरकज चिलास शहर में एक तारीखी कला मौजूद है जिससे मुख्तलिफ किस्म की दास्तानें वाबस्ता हैं। इस कले की बुनियाद में चिलास के बहादुर और गयूर अवाम की जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद शामिल है। दर हकीकत चिलास का ये कला गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने डोगरा फौज को शिकस्त देकर हासिल किया था। सन 1852 में महाराजा गुलाब सिंह ने दीवान हरिचंद, वजीर जोरावर किश्तवाड़िया, कर्नल जय सिंह, कर्नल जौहर लोचन सिंह और दीवान ठाकुर दास को चिलास पर हमला करने के लिए तैनात किया। ये बुज़रा अपनी फौज समेत चिलास पहुंचे तो अहलियाने चिलास इस हमले को रोकने के लिए कले के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। ये कला ऐसा मुस्तहकम था कि किसी तरफ से इस पर हमला करने की राह न थी। डोगरा फौज ने इसका मुहासरा कर लिया, मोर्चे तैयार किए और लड़ाई शुरू कर दी। कले के मुहासिरीन ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। कले की फसील से गोली और पत्थरों की ऐसी तेज बारिश की गई कि कले की दीवार तक पहुँचने में डोगरा अफवाज के आसान खता हो गए और बड़ी सख्ती उठाना पड़ी। चिलास कले की तामीर साल 1893-94 में डोगरा हुकूमत के दौर में हुई। इससे कबल ही इस मकाम पर कच्चा नगर का बहुत बड़ा कला मौजूद था जिसके खंडरात अब भी मौजूद हैं। डोगरा फौज ने चिलास को फतह करके साबिक कले को आग लगाकर खाक कर दिया और नया कला तामीर करके उसमें बाकायदा फौज तैनात कर दी। सन 1935 में रूसी फौज के खतरे के पेश नज़र ब्रिटिश हुकूमत ने गिलगित के मुल्हिका इलाका जात और चिलास का इंतजाम बराह रास्त अपने हाथ में लेकर गिलगित में पॉलिटिकल एजेंट और चिलास में असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर किए और उनकी मदद के लिए गिलगित स्काउट्स फोर्स कायम की जो कि डोगरा फौज की जगह तैनात की गई। गिलगित स्काउट्स 1935 से 1974 तक रही और चिलास कला उनकी मिल्कियत तस्वुर होने लगा। सन 1971 की जंग के बाद नॉर्दर्न स्काउट्स, गिलगित स्काउट्स और कराकरम स्काउट्स तीनों को मिलाकर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बनाने की तजवीज पेश की गई। 1972 में जब इसको अमली जामा पहनाया गया तो चिलास से तमाम सामान मार रिकॉर्ड और अमले को NLI सेंटर बोंजी मुंतकिल कर दिया गया। चिलास कले को खाली कर दिया गया और महकमा पुलिस की दरखास्त पर यह कला पुलिस की आर्जी रिहाइशगाह के लिए वक्फ कर दिया गया। अब तक इस कले में पुलिस लाइन तैनात है। 2020 में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने इस कले को सयाहों के लिए खोलने का ऐलान जारी किया जिसके बाद मुल्क भर से लोग इस तारीखी मकाम को देखने आते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी। क्रिकेट की बात करते हैं लेकिन PSL के हवाले से नहीं, काउंटी क्रिकेट। अब काउंटी क्रिकेट तो होती है UK में, बरतानिया में। आप सोच रहे होंगे कि भाई ओवैस को आज ये क्या परेशानी लाहक हुई कि वो काउंटी क्रिकेट की बात कर रहा है। सर, काउंटी क्रिकेट के खिलाड़ी पाकिस्तान आए हुए हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं वो। जी बिल्कुल। और ये कौन खिलाड़ी हैं ये मैं आपको बताता हूँ जी। लिटन लायंस ये क्लब है, काउंटी क्रिकेट क्लब है और इस क्लब के 2 खिलाड़ी और इस क्लब के चेयरमैन ये हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। इनसे क्रिकेट के हवाले से बातचीत होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से भी और काउंटी क्रिकेट के हवाले से भी। हमारे साथ मौजूद हैं जी जावेद भट्ट साहब जो कि चेयरमैन हैं UK के लिटन लायंस क्रिकेट क्लब के, और हमारे साथ मौजूद हैं जी लुइस बेकन। लुइस बेकन जो है ये बैट्समैन है और जो हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं वो है ओली जारवेस, और ओली जारवेस जो है ये फास्ट बॉलर हैं। इन तीनों से क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Thank you. Walaikum salam. How is Pakistan treating you? Amazingly. Amazing? Yeah, we've had such a great experience here. How many days have you been here? 10 in total. Okay. Today's our last day, but yeah. Yes. Great, great. सर जावेद साहब, ये लोग पाकिस्तान में क्रिकेट करवा रहे हैं, PSL चल रहा है, हंगामा चल रहा है, आप UK में क्रिकेट करवा रहे हैं? बिल्कुल जी, हम UK में जैसे कि ऑब्वियसली क्रिकेट एक सर्टन समर का टाइम होता है, बिटवीन अप्रैल से सितंबर तक शो टाइम होता है क्रिकेट खेलने का। और ये कि हमने इस दफ़ा डिसाइड किया कि पाकिस्तान का टूर करें, ये सेकंड टूर है हमारा। अच्छा। पाकिस्तान का
सो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। और ये स्पेशली हिस्ट्री में हुआ है कि 2 इंग्लिश प्लेयर हमारे साथ एज ए तो इनकी यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ रही, किधर खेल रहे हैं, किन से मैचेस हो रहे हैं? मोस्टली हमने 2 मैचेस इस्लामाबाद खेले हैं, ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ था हमारा मैच, पाकिस्तान आर्मी के साथ था। फिर हम फॉलोइंग डेज हम जेलम आ गए, एक जेलम मैच खेला लोकल, फिर लाहौर के साथ खेला मैच, साहिवाल, सियालकोट। तो टोटल हमारे 7 मैचेस थे। अच्छा, सो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। सो 2 मैच रेन ऑफ हो गए थे एंड 5 मैच टोटल हमने खेले, जिसमें 2 हारे और 3 जीते। सो चले जबरदस्त, तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस रही। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो ओली, कमिंग टू यू, Yes. can you tell us about your journey of becoming a cricketer? Well, becoming a cricketer, just I started playing cricket when I was 5-6 years old, and I've just played. Is it in your family? Yeah, in my family. My dad, my brother, everyone plays cricket. Full family of cricketers. So just brought up with cricket, played cricket all throughout school, through the age groups, you know, in the club level, and then just always focused on it as my main sport. I played other sports, but cricket's always been the one for me. Okay, great, great. And what about your journey, Lewis? I think in England it's a bit different because you have football as well. You got Yes. football, cricket, rugby. So I was growing up, I played a lot of football. But then it got to 16, I wasn't very good, so I switched to cricket. And then for the past 7-8 years, it's just been cricket, cricket, cricket. So who is your inspiration when it comes to bowling? Well, of course, James Anderson. James The goat, Anderson, the we goat. all Yeah, love him, yeah, yes, yeah, yes, the best in the world. He's definitely sort of the bowler that I model myself on a lot because of he's not rapid, he's not super fast, he works on his swing and his control, and that's probably where I want to focus on. Keeps taking wickets all the time. Yeah. Just keeps going. Okay, and what about Pakistani bowlers? Have you followed them? Yeah, Shaheen Shah Afridi is the one. 'Cause, he's different. 'Cause Is he a he's- right arm or a left arm and bowler? I'm a right arm bowler. Obviously, Okay. Shaheen's a left arm bowler, but yeah, he's young, burst onto the scene. He is quick, he's rapid. So, but a great white ball bowler, 2020. And he looks like you also. Do you think? Yeah, I think so. With the beard. a little bit. Okay, so Shaheen Shah Afridi from this new generation of Definitely cricketers from the in new Pakistan. generation, And what about the legends that we have produced? Yeah, to be honest, like Wasim Akram, of course. Like you have your big legends like that, and all the Pakistani quick bowlers who can bowl the reverse swing and everything like that. And those guys are the real quick bowlers. You know, we don't really have them so much in Yes. England because of the pitches. So you're and it's more trying to focused learn on reverse swing? Yeah, well, I'd love to, but we don't play long enough games. You know, we don't play test matches at this level, so unfortunately, there's no reverse swing at the minute. Okay, and what about you? Your inspiration? At the minute, probably Joe Root. Joe Root. Joe But Root. further field, maybe Virat Kohli. Yes, we all love Virat Yeah, Kohli. yeah. Yes, You he's can't one of not the love greatest players of this era. Yeah. Yes, but what about Babar Azam? People compare Yeah. Babar and Virat. Yeah, I'd still say Kohli, but Babar Azam's very good still. Very good Kohli player. has proved himself over a period of time, so he's obviously far ahead of Babar at this point in time. Yeah, But we can see the potential in Babar. 100%. And what about the previous generations? In Pakistan? Yes. I like Fakhar Zaman. Fakhar Zaman is the player of this generation. Yes, a great hitter. Yes. Oh, you put me on the spot. Inzamam, Yunus, Yusuf, Shahid Afridi, I think. Boom, Shahid boom. Afridi, the Boom, boom, boom. boom. Yes, Boom, boom. yes, yes. The legend. Yeah. Sir, इनकी तो इंस्पिरेशन हमने सुन ली. आपकी इंस्पिरेशन क्रिकेट से कैसे जुड़े आप? अब बचपन से ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली मोस्टली टाइम यूके में गुजरा है, तो यूके से ही क्रिकेट खेल रहे हैं. लाइक आई सेड, आई थिंक पाकिस्तानी के ब्लड में ही क्रिकेट है मोस्टली. तो है. यहाँ पे क्रिकेट में क्रिकेट ही खेली जाती है, तो बस यही बचपन से ही खेल रहे हैं. अच्छा, अब जो ये काउंटी का जो आप क्लब के चेयरमैन हैं, उसमें बेसिकली क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आके आप देख रहे होते हैं और कैसे उस क्लब को प्रमोट किया जा रहा होता है? वहाँ पे ये है कि इंग्लैंड में ऑब्वियसली नाउ डेज काफ़ी क्रिकेट खेली जाती है, लव्स क्लब्स भी हैं, तो आई थिंक हम बेसिकली मेरा मकसद ये है कि जितने भी यंगस्टर है ना, इनको आगे लेके आऊँ. इनको मौका नहीं मिलता खेलने का. स्पेशली अब ये जब आए हैं, इन्होंने कभी पाकिस्तान या इस तरह की पिचेस पर क्रिकेट नहीं खेली, तो ये इनके लिए एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है. और जो पाकिस्तान के जो क्लब के लड़के हैं, उन्होंने भी कभी इंग्लिश प्लेयरों के साथ नहीं खेला. Yes, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली है. एंड आई थिंक मैंने ट्राई किया कि अपने पाकिस्तान के लिए एक कॉरिडोर ओपन किया जाए, जिनको इन लोगों को देख के लोग दूसरे भी इंस्पायर हों और वो पाकिस्तान आए खेलने के लिए.
दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत अच्छा मतलब की कोशिश की है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। जहाँ पे भी हम गए हैं लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, मोहब्बत दी है, प्यार दिया है। देखिए ये तो हम देखते हैं हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। बिल्कुल प्यार। तो शुरू में जब हम इनसे बातें मैं कर रहा था तो ये इनको थोड़ा सा काफ़ी थे कि पाकिस्तान जाएं, कैसा है वो है। अच्छा ये तो फिर हिंदी से पूछते हैं। ओली व्हाट वाज योर लाइक योर फीलिंग व्हेन यू वर टोल्ड दैट you should come to Pakistan? Yeah, obviously when Javid first mentioned this to me, we were actually in Spain playing cricket when he mentioned me, and first reaction was okay. Why? Yeah, why? Do I need to do this? Yeah. Should I do this? But then I spoke to my friends, my family, and everyone was like, "What an opportunity! You have to do this. There is no, you can't say no." Okay. The only option is to go. I never was going to say no. I was always going to come, no matter what the expectation was. And I don't mind traveling with a bit of risk, but now that we've actually come here, there's no risk. There's no risk. There's no risk. Yes. So yeah, that for me it was an always yes. But obviously at first I was a bit like, why? Lewis, you had the same feelings? Yes, because in England, a lot of cricketers go to Australia, South Africa, Pakistan. It's unheard of to come play cricket really from the UK. But I'm hoping what me and Ollie have done will encourage more cricketers from the UK to come over. So you are now ambassadors. Yes, ambassadors. For this land of cricket. Correct, yeah. How was it like playing against Pakistani players? We really enjoyed it. Competitive? Yeah, really competitive. We played 5, won 3, lost 2. So that shows you how competitive it was. And what about the pitches over here? Oh, the pitches over here are much better than in England, trust me. Good for At club level, yeah, great for batting. Yeah. Not very good for fast bowling. The bowlers, No. They get a very difficult time. Yeah, it's a lot more difficult to bowl pace over here, but nonetheless, we're playing 2020s. The competitiveness was there, the atmosphere's there. Everyone over here loves cricket, so we have all the people come to watch at the grounds, and everyone is just so focused on the game. They love to see us, English players, over here. So it's been an absolute pleasure. So, if you want to play professional cricket in England, how competitive is it? Wow, it's extremely tough, I'd say. Just with so over here you have so many teams and so many players and there is a lot of opportunities more so to kind of maybe be spotted into certain academy clubs or whatever. Whereas in England, you must remain in the pathway. So if you want to play county cricket, you must be in the county pathway and progress through the age groups and then get picked up into the first team squad, which is a shame really, because it would be great, like Javid says, to give amateurs more opportunities to kind of maybe give themselves a shot at professional cricket without having to go through all the procedures and all the standard pathways, you know. So it's kind of a long way. Very long process. Yeah. Sir, Pakistani cricket के लिए क्या plan है आपका? पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए मीन लाइक कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर खेल रहे हैं, यही है कि उनको ज़रा और मेहनत करनी चाहिए। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे अभी काफ़ी नहीं, जैसे आप इन खिलाड़ियों को वहाँ से यहाँ लेकर आए, जी आपने इनको खिलाया यहाँ पर, तो यहाँ से कुछ खिलाड़ियों की नर्चरिंग के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान है कि उनको बाहर ले जाकर उस जगह का एक्सपोजर दिया जाए उन पिचेस का? जी बिल्कुल, मैंने इनविटेशन दी हुई है 3-4 क्लबों को, उनके कहा कि भी आप लेके अपनी टीम यहाँ से आएँ, हम आपके साथ वहाँ पे मैच अरेंज करेंगे डिफरेंट सिटी के अंदर, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हासिल होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका भी ख्वाब था कि आप क्रिकेटर बने। बचपन में होता है, आपको पता है, सबको होता है। फिर ऑब्वियसली क्रिकेट तो हमने खेली, अच्छी खेली है, इंग्लैंड के अंदर ही खेली है, मगर ये कि उस लेवल पे नहीं चले जा सके ऑब्वियसली ड्यू टू वर्क एंड ऑल दिस स्टफ। सो तो फिर आपने सोचा कि क्रिकेट की सरपरस्ती ही की जाए? सरपरस्ती की जाए। अभी भी हम खेल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लब भी चला रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ और लड़कों को प्रमोट भी कर रहा हूँ। तो इनका ऑब्वियसली मेरी ये है कि जो हमें मौके नहीं मिले, ये यंगस्टर है, इनको जो है वो चांस मिला जाए। अगर इनके अंदर एबिलिटीज हैं तो व्हाई नॉट दे कैन कम फॉरवर्ड एंड प्ले फॉर कंट्री और प्ले फॉर। दिलों को जोड़ देती है, असल चीज़ तो यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो फाइनली कमिंग टू यू, प्लेइंग क्रिकेट in the UK, it's a competitive environment, as he mentioned. How much effort do you have to put in when you aim that you have to become a professional cricketer? And are there many obstacles? How many youngsters reach that level that you want to reach? I think in England now, because me and Ollie are both working, it's hard to put the effort in as the age we're at now. But if you're younger,
training 4 or 5 times a week. You're playing 2 times times in the evenings a week, once a weekend, and then you've probably got college schoolwork to do. It is relentless. It's tough, but once you're in that pathway for county, there is a progression there. But it's like we said, getting into that is the difficult part, and then you got to stay there as well, because it's very competitive. Everyone wants to be a professional cricketer. Great. So it's very difficult. So which places in Pakistan did you visit? We started out in Islamabad. We flew there, and then we played 2 games there, and then we travelled to Lahore via Jhelum and played a game in Jhelum. Okay. And then got to Lahore and we played we played 1 game in Lahore, and then yesterday we played in Saiwal. So we travelled all the way there and then got back late last night. So it was a long day. Got any chance to watch PSL matches? No, we actually haven't. Our schedule was we left Islamabad when they arrived in Islamabad and vice versa. So next time, definitely go. And how was the food experience over here in Pakistan? Yeah, we've loved it. No, it's been an excellent experience. And yeah, the whole food, people, hospitality, everything about the cricket, everyone loves it. So we've had a great time. What about your experience when it comes to food and people? Yeah, fantastic. We love the food in England, but it's a bit different over here. It's a bit more spicy, but yeah, we've loved the food. Enjoying. The people have been great as well. Great. So it was all in all, it was a good trip. Very good trip. Yeah, and we'll be coming back. You will be coming back. That's what I wanted to hear. They'll be coming back. और इंशाल्लाह जब ये आएंगे तो फिर हम इनसे साथ बात करेंगे और मैं भी शायद इनके साथ स्टेडियम में कोई सेशन लगा सकें कि जहाँ क्रिकेट खेली जा रही हो. थैंक यू जावेद साहब. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू फॉर हैविंग अस. Thank you. बहुत शुक्रिया जी. क्रिकेट के लिए इसी तरीके से काम करते रहें, दिलों को जोड़ती है. थैंक यू. नाज़रीन, ये थी जी कुछ क्रिकेट के हवाले से बातचीत हमारे उन मेहमानों के साथ जो कि बरतानिया से यहाँ पर आए हुए हैं क्रिकेट खेलने के लिए. वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं. वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद. अब बात करते हैं तारीख़ की. तारीख़ से सबक लेना है, ज़रूरी है, और ये सबक देने की ज़िम्मेदारी है डॉक्टर याकूब बंगश की, और ये ज़िम्मेदारी निभाते हैं. हर हफ्ते हमें तारीख़ के अवराक पलटते हैं, कुछ सबक सिखाते हैं, कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं. पिछली दफ़ा हमने बात की थी 1954 वाले तक, हम एरा तक पहुँच गए थे. इंतखाबात की बात कर ली थी पहले. अब 1955 में हम पहुँच गए, और 1955 में क्या होता है पाकिस्तान में, क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, वो जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. 1955 जी, जब था हमारे बहुत सारे लोगों का बचपन. तो उस 55 में ऐसा क्या मैं वैसे आज थोड़ा सा वो सोच रहा था कि थोड़ा सा पीछे जाए. अच्छा. एक बड़ी अहम चीज जिसमें मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है, तो वो गैप रहता है, तो मैंने कहा चलो उसको ऐड कर दिया जाए. सो मैंने जब PhD की थी तो मैंने वो की थी पाकिस्तान में जो रियासतें जम हुई थी उनके ऊपर. अच्छा. कि वो कैसे हुआ था, और ये बहुत लोगों को इनके बारे में बड़ा कम पता है, और वो लोग बड़े हैरान होते हैं जब पाकिस्तान का मैप देखते हैं, बिकॉज जब पाकिस्तान 14 अगस्त को बना 1947 को, तो ये मैप नहीं था जो आज हम देखते हैं. मैप है वो नहीं था. और बड़े लोग हैरान होते हैं जब मैं उनको मैप दिखाता हूँ कि पाकिस्तान कितना छोटा था. फॉर एग्जांपल पूरा भावलपुर डिवीजन नहीं था. हाँ. वो एक रियासत थी. ये नॉर्थ के अंदर स्वात, चित्राल, दीर, ये वगैरह, ये पूरा नॉर्थ आप गायब कर दे, ये रियासत थी. अबाउट 90% जो बलूचिस्तान है वो एक रियासत था. हाँ, खैरपुर जो है वो एक रियासत थी. तो ये इतनी ज़्यादा जो रियासतें थी वो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसका हिस्सा नहीं बनी, और पूरा 1 साल लगा जिसमें वो पाकिस्तान का आहिस्ता आहिस्ता करके हिस्सा बनी. तो आप इमेजिन करें कि वही जब हम पिछले भी 1-2 शोज़ में बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान बना तो बहुत मसाइल थे, और ये एक बड़ा मज़ेदार किस्म का इसमें एक मसला पैदा हुआ कि अगर भावलपुर और खैरपुर पाकिस्तान के साथ जम ना होते, मतलब ऑप्शन उनके पास था कि वो किसी के साथ भी जम हो जाए या आज़ाद मुल्क रहे, तो लाहौर और कराची का ट्रेन कनेक्शन ही नहीं बन सकता था, बिकॉज वो तो भावलपुर और खैरपुर में से होके जाता है. सो इमेजिन करें कि जब पाकिस्तान बना तो वो ट्रेन कनेक्ट नहीं हो सकती थी. तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी. और फिर इसके साथ साथ एक और भी छोटी सी रियासत है, वो आज अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो उसके अंदर आज तक हम शो करते हैं, इंडिया के कोस्ट के ऊपर एक छोटी सी रियासत थी जूनागढ़, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनी जी. तो आज तक हम उसको मैप पे क्लेम करते हैं बिकॉज उसने एक्सीड किया. तो मैंने कहा जरा थोड़ा सी इसके बारे में बात करें कि पाकिस्तान असल में वो कहते हैं ना जिक्सॉ पजल की तरह, ये किस तरह से पुट टुगेदर कैसे हुआ, ये जोड़ा कैसे गया.
सो इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली जो रियासतें, ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने कहा कि खैरपुर और जूनागढ़, खैरपुर और बहावलपुर तो बहुत ज़रूरी थे पाकिस्तान का हिस्सा बनना, बिकॉज ट्रेन कनेक्शन, वैसे बाकी कनेक्शन ज़रूरत थे। तो खैरपुर ज़रा थोड़ा सा आसान था, बिकॉज खैरपुर के जो मीर थे, जो मज़े की बात है आज तक हयात है माशाल्लाह से, वो छोटे से मतलब एज उनकी बड़ी कम थी, तो वो उनके जो रीजेंसी काउंसिल थी उन्होंने पाकिस्तान के हक में डिक्लेयर कर दिया। सो मीर अली मुराद टालपुर सेकंड, उन्होंने मेरी किताब का दबाचा भी लिखा हुआ है, तो वो आज तक हयात है। वो लास्ट रूलिंग प्रिंस है पूरे इंडिया में, जो लास्ट जिन्होंने रूल किया। का सिलेबस है उसके अंदर पढ़ाया भी जाता है उनके बारे में। हाँ जी, वो है भी। तो वो उनके दौर के अंदर खैरपुर ने बहुत तरक्की भी की, बहुत अच्छे वहाँ काम भी हुए। तो खैरपुर एक पहली रियासत बनी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। इसके बाद बहावलपुर की बारी है। बहावलपुर ने इवन दो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वगैरह, मगर उन्होंने फिर भी कोशिश ज़रा थोड़ी सी की कि वो डिफ़िकल्टी थोड़ी सी दिखाए। तो सबसे ज़्यादा मज़े की बात, और ये बड़े कम लोगों को पता है, कि बहावलपुर का जो नवाब थे उन्होंने अपना टाइटल चेंज करके अमीर कर दिया। अच्छा, वो लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि डर ये था कि अमीर से आगे उल मोमिनीन ना डाल दें, यू नो, बिकॉज उनकी भी क्लेम था कि वो जी अब्बासिद कैलिफेट्स के साथ उनका कनेक्शन वगैरह है। तो उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हमारा ये टाइटल आप मान लें, हम आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। मगर एक रूमर हुआ कि बहावलपुर के इंडिया तो नहीं ज्वाइन करने वाला, तो फिर पाकिस्तान डर गया। मगर फिर भी मतलब निगोशिएशंस वगैरह हुए, 95% मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क था, उसने पाकिस्तान को इवेंचुअली ज्वाइन कर लिया। मगर ये देखे ना कि सब रियासतों के पास 15 अगस्त 1947 पे ये हक था कि वो या इंडिया के पास जाएं या पाकिस्तान के पास जाएं या आज़ाद रहे। आज़ाद भी वो रह सकते थे अगर वो चाहते। अच्छा, इसके बाद जो फ्रंटियर की जो रियासतें थी उनका तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की कहानी हुई। वहाँ चित्राल के ऊपर तो खैर कश्मीर ने क्लेम कर दिया, तो उन्होंने डर के बड़ी जल्दी कहा कि जी चले हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं। एक बहुत छोटी सी रियासत थी, उसको कहते थे अम्ब दरबंद। वो बेचारी आजकल आधी से ज़्यादा रियासत तरबेला डैम के अंडर है, वो जिसका जो लेक बना हुआ है। तो वो क्योंकि चारों साइड से पाकिस्तान में घिरी हुई थी, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं कि पाकिस्तान का हिस्सा बने, और वो एक तहसील बेसिकली थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी। स्वात जो थी, स्वात भी एक बहुत बड़ी रियासत थी। स्वात ने बड़ी इंटरेस्टिंग हरकत की। स्वात ने जैसे ही ये 14-15 अगस्त का इंडिपेंडेंस हुई, उन्होंने कलाम पे हमला किया और कब्जा कर लिया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जी कलाम अब स्वात का हिस्सा है, और फिर कहा कि अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट ये मान जाएगी कि ये स्वात का हिस्सा है तो हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। हमारे पास तो टेरिटरी वैसे बड़ी कम थी, हमने कहा जी जो आप चाहते हैं कि हम आपको मान लेंगे। और सबसे ज़्यादा जो फ्रंटियर में जो इंटरेस्टिंग कहानी थी वो थी दीर की। दीर जो एक अपर दीर, लोअर दीर, हमने 2-3 वहाँ से डिस्ट्रिक्ट निकाल दिए। दीर के नवाब साहब किसी से बात करना पसंद ही नहीं फरमाते थे। अच्छा। वो कहते थे मैंने किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस मेरा जो चल रहा है वैसे वो चले। मूड है मेरा भाई। अच्छा, उनकी बाउंड्री थी अफगानिस्तान के साथ, तो वो डर था कि वो अफगानिस्तान के साथ जम हो गया फिर क्या होगा। अगर हो गया तो चित्राल का रास्ता बंद हो जाएगा, हम चित्राल भी नहीं पहुंच सकते, अफगानिस्तान से होके जाना पड़ेगा। सो तब के गवर्नर थे, जिन्ना साहब ने उनको स्पेशली बुलाया, सर जॉर्ज कनिंघम। उनकी तबीयत भी बड़ी ख़राब थी, मगर जिन्ना साहब ने रिक्वेस्ट की कि जी आप आ जाए, बिकॉज पख्तूनों का ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो उन्होंने कहा कि जी मैं सिर्फ इनसे बात करूँगा और किसी से नहीं बात करूँगा। तो जॉर्ज कनिंघम साहब ने उनसे बात की। उसने कहा कि मतलब पाकिस्तान मुल्क बन गया, अच्छा मुल्क है, देखिए मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं तो ये भी मुसलमान है। तो उन्होंने कहा कि जी इसके साथ आप ज्वाइन कर लें। तो ये एक वाहिद रियासत थी जिसका जो ज्वाइनिंग एग्रीमेंट है वो बड़ा अजीब किस्म का था। अच्छा, हर एक के साथ तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट था, प्रोसेस था वगैरह। इनके साथ एग्रीमेंट में बस ये लिखा हुआ था कि जो दीर की हुकूमत के अंग्रेज हुकूमत से ताल्लुकात थे वही पाकिस्तान के साथ रहेंगे। अच्छा। नवाब साहब ने कहा जी इसके आगे तो मैंने कुछ मानना ही नहीं है। ओके। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दीर के पास जो ऑटोनॉमी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि जब तक नवाब साहब जिंदा थे दीर के अंदर कोई परिंदा प्रैक्टिकली पर नहीं मार सकता था। यहाँ मैं एक चीज़ बताते चलता हूँ कि नवाब साहब का ना कुत्तों का बड़ा शौक था, उनको ऑब्वियसली नवाब थे। तो उन्होंने एक दूर अंदेशी दिखाई, उन्होंने एक वेटनरी हॉस्पिटल दीर के अंदर बनाया। तो लोग बड़े खुश हुए कि चलो इसके बाद मतलब हेल्थ केयर में तरक्की होगी। मसला सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने कहा बस वेटनरी ठीक है, इंसानों के लिए अस्पताल बनाना ज़रा मुश्किल है। तो एक वेटनरी हॉस्पिटल तो दीर के अंदर बड़ा अच्छा था, मगर इंसानों के लिए जब तक नवाब साहब जिंदा थे उन्होंने बनने नहीं दिया, और इसी तरह स्कूल भी नहीं बनने दिया। बेचारे बाचा खान साहब ने एक दफ़ा कोशिश की थी वहाँ स्कूल बनाने की, उन्होंने लिटरली उन सबको पकड़ के उठा के बाहर फेंक दिया दीर से।
तो ना वहाँ स्कूल था, ना वहाँ बच्चे पढ़ते थे, और ना वहाँ इंसान जो है एटलीस्ट वो तरबियत हासिल कर सकते, मतलब एक हॉस्पिटल कर सकते थे। सो दीर का बड़ा अजीब किस्म का रहा। फिर जब नवाब साहब फौत हुए तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ज़रा थोड़ा सा मतलब दीर को ज़रा मिडीवल एजेस से ज़रा मॉडर्न एज पे लेके आया जाए। तो ये उनकी कहानी थी। अच्छा, ये जैसे गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, इनका हमारे साथ क्या किस तरह का एग्रीमेंट था? उसी पे नेक्स्ट आ रहे हैं। गिलगित की तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, और उसके ऊपर मैंने एक पूरा आर्टिकल किया हुआ है, बल्कि फॉरेन ऑफिस को मैंने लिख के भी दिया है। गिलगित की तो बहुत मजेदार कहानी है। जिस एरिया को हम गिलगित बल्तिस्तान आज कहते हैं, ये काफी डिफरेंट एरियाज है। ठीक है, एक तो बल्तिस्तान का एरिया था जो कि कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर था। अच्छा, फिर एक चीज हुआ करती थी जिसको कहते थे नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित एजेंसी। अच्छा, वो जो गिलगित एजेंसी है ना, वो 3-4 चीज़ों पे मुश्तमिल थी, और यहाँ वो लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। गिलगित एजेंसी अंग्रेज़ों ने 1934 में बनाई थी, और उस एजेंसी के 3-4 पार्ट्स थे। अच्छा। एक पार्ट था गिलगित वजारत, ठीक है, जो गिलगित शहर था, वो कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर था। अच्छा, इसके बाद ट्राइबल एरियाज थे, 3-4 छोटी-छोटी रियासतें थी, वो अंग्रेज़ों के अंडर थी, मगर गिलगित कश्मीर के अंडर नहीं थी। फिर 2 छोटी रियासतें थी, हुंजा और नगर, जो आज भी मतलब उनके मीर वगैरह है, वो आज़ाद रियासतें थी, मगर उनका एजेंसी से ताल्लुक था। अच्छा, जब इंडिपेंडेंस हुई तो अंग्रेज़ों ने जो गिलगित एजेंसी है वो कश्मीर को दे दी, मगर उसमें वजारत देनी थी। गिलगित वजारत जो कश्मीर की थी, उन्होंने सारी इंडिया को पकड़ा दी, बिकॉज लोगों का ख्याल था एजेंसी और वजारत एक ही चीज होगी, जबकि गिलगित एजेंसी और वजारत में जमीन आसमान का फर्क था। वजारत एक छोटी सी चीज थी, और एजेंसी जो उनकी थी वो बाकी चीजों पे, ट्राइबल एरियाज, हुंजा नगर वगैरह वगैरह, काफी चीजों पे मुश्तमिल थी। अच्छा, जब वो कश्मीर के पास चलेगी 1 अगस्त 1947 को जी, तो कश्मीर ने वहाँ एक ब्रिगेडियर भेजा, ब्रिगेडियर घनसार सिंह एज गवर्नर। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब आप पहुंचे तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी 97% तो यहाँ मुसलमान है, और ये तो चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो एक मूवमेंट, एक अंडरग्राउंड जरा थोड़ी सी शुरू हुई कि पाकिस्तान, अगर कश्मीर ने फैसला किया इंडिया के साथ जाने में, तो हम पाकिस्तान की साइड पे जाएंगे। अच्छा, गिलगित पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, वहाँ जो लोकल मिलिशिया थी उसका नाम था गिलगित स्काउट, और उसके जो हेड थे वो थे मेजर ब्राउन, को 25 साल के नौजवान स्कॉटलैंड के मेजर, जो कि मतलब वो कहते हैं ना, वो एक रोमांटिक किस्म का, मैं पहाड़ों पे लड़ूंगा, मैं ये करूंगा वगैरह, वो वहाँ थे। अच्छा, वो लीड कर रहे थे, उनका 23 साल का लेफ्टिनेंट था बैथिसन, जो चिलास में था, और ये गिलगित में थे। इन्होंने कहा कि यार ये अगर कश्मीर इंडिया के पास चला गया तो हम जो है ना इसको पाकिस्तान की साइड पे लेके आएंगे। अच्छा, तो 27 अक्टूबर 1947 पे जब कश्मीर पे प्रैक्टिकली इंडिया का हमला हुआ और कश्मीर ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, तो इन्होंने 31 अक्टूबर को, 3 दिन बाद, इन्होंने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी रात कूक कर दिया। ओके। अच्छा, अब वो बड़े मजे की बात है, इन्होंने कू किया, ब्रिगेडियर साहब जो कश्मीरी थे उनको पकड़ लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, 4-5 और लोगों को अरेस्ट कर लिया, और अगले दिन इन्होंने तार भेजी जो वजीर आला थे फ्रंटियर के कि जी हमने डिक्लेयर कर दिया है गिलगित पाकिस्तान का हिस्सा, तो आप किसी को भेज दे। पाकिस्तानी बड़े परेशान कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा, ऊपर से गोरा ऑफिसर, सही, ठीक है, वो जैसे ही जॉर्ज कनिंघम साहब को, जो गवर्नर थे फ्रंटियर के, उनको पता चला, उन्होंने कहा गोरों को तो निकालो ना, इससे पहले कि इंडिया बोले कि जी गोरे ने पाकिस्तान को ये इलाका दे दिया। अच्छा, अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, अब आज किस तरह के हालात चल रहे हैं वहाँ पर और कैसे हमारी डीलिंग्स हैं उनसे, इस पर थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें डिटेल में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। गिलगित का भी और जो कश्मीर का आपने जिक्र किया, उस पर हम मेरे ख्याल में फिर एक अगले एपिसोड में अलग से हमें बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने, और हिस्ट्री की आज भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी, खासतौर पर दीर वाला तो मुझे बड़ा ही कुछ अलग लगा मामला, लेकिन चले अब हम सब पाकिस्तान में हैं और सारी चीज़ें बेहतर हैं और बेहतर होनी चाहिए। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये एक बड़ी ख़ास जगह है और बड़ी ख़ास चीज़ हमने सीखनी है। हमारे साथ मौजूद है जी आदिल रिजवान साहब, मोहम्मद आदिल रिजवान साहब जो हैं वो ख़त्ताती करते हैं और 35 साल से ख़त्ताती कर रहे हैं जी, 35 साल का इनका तजर्बा है। 5 साल की उम्र में इन्होंने ख़त्ताती करना शुरू कर दी थी। इनके वालिद साहब भी माहिर ख़त्तात थे, उन्हीं से सीखा और आज हम इनसे ज़रा ख़त्ताती के बारे में कुछ बातें भी करेंगे, कुछ मालूमात भी लेंगे
और कुछ सीख भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आदिल भाई, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये 35 साल से जो आप खताती कर रहे हैं, ये पैदा होते ही कलम पकड़ लिया था आपने? ये थोड़ी सी आपके लिए हैरानगी इस वजह से है कि मेरे वालिद साहब इस काम को सही किया करते थे, उनके तायाब वो किया करते थे। अच्छा। तो 5 साल की उम्र में बच्चा इतना होता है कि वालिद की नकल करना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उनके पास जो उनके स्टूडेंट आते थे ज़्यादातर वो उस ज़माने में फोटोग्राफी किया करते थे और उसको कलर करते थे। अच्छा। उसको देख के मैंने शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उम्र बड़ी होगी, हमारे इलाके के जो साथी थे उनसे फैज़ लेना शुरू किया। सही। अभी इसकी जो बाकायदा क्लासेस हैं, मेरे जो बाकायदा उस्ताद हैं इसमें खताती में, पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर मुसव्वर और खतात उस्ताद वाजिद महमूद याकूत रफ़ा, अच्छा। गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह। हाँ, उनसे फिर मैंने रिश्ता तलमीज़ बनाया। वहाँ से उनसे काफ़ी 22 साल अरसा उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, जान लगाई है आपने इस काम में। तो अब जो ये जान लगाने का मुजाहरा हम देख रहे हैं, इस वक्त आप क्या लिख रहे थे? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें फिर इसको ज़रा कंटिन्यू कीजिए। ये कौन सा खत? खत नस्तलीक, जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर राइज है, हमारे इस रीजन में। हमारा कौमी खत है, खत नस्तलीक। सही है। और ये खत कहाँ कहाँ और इस्तेमाल होता है? पाकिस्तान के अलावा इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें, ये ख़त नस्तलीक ईरानी है। अच्छा। इसके मौजद जो हैं उस्ताद मीर अली तबरेज़ी हैं। ठीक है। उन्होंने उस्ताद मीर अली तबरेज़ी ने 7 ख़तों से जो पहले उस्ताद इब्ने मुकला ने ईजाद किए थे, उनसे ये ख़त अख़ज़ किया है। और सुबहान अल्लाह, इस ख़त का आपको इशारा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मिला ख्वाब में कि मुर्ग़ाबी की शक्ल से अल्फाज बनाओ। अच्छा। तो अगर आप इस ख़त पे गौर करें, ये तकरीबन मुख्तलिफ़ चीज़ों को अशकाल को लेके इसको खत बनाया गया। हमारे फिर गुजरांवाला एमनाबाद के उस्ताद अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब, जो कि शायर मशरक़ इल्लामा इकबाल के दोस्त भी थे और उनकी किताबों की ज़्यादा किताबत उन्होंने ही की। सही। उन्होंने इसमें अपनी एक रवश डाली और इसको नाम दिया लाहौरी नस्तलीक का, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। अच्छा। यही ख़त हमारा आपको टीवी पे, नजर आता है, अखबार पे, रसालों पे, हर जगह पे यही खत नजर आता है। अब यही राय। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। देखिए, हमें हिस्ट्री भी पता लग गई। अब होता यह है कि जब आप किसी माहिर शख्स के साथ बैठे होते हैं तो वो अपने काम का माहिर भी होता है और उसे पता भी होता है कि इस काम की बुनियाद कैसे पड़ी। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख रहे हैं और यही काम यहाँ पहले हो रहा था, जिसमें हमने फिर ज्वाइन कर लिया है आदिल साहब को। तो ये बिस्मिल्लाह लिख चुके थे और ये अर्रहमान नून किस कदर सफाई से बन रहा है, और ये आगे आकर इसका अब शायद नुक्ता बनाएंगे। रहमान, वाह। और अब अलिफ, क्योंकि ये फ़न कुरान के साथ रिलेटेड है जी, ये आपको रहमान के करीब भी ले आता है। बिल्कुल। कहते हैं हमारे असातिज़ा कहते हैं ये फ़न बादशाही है, लेकिन इसको करने वाले फ़कीर हो जाते हैं। वाह 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 वाह। रहमान के करीब ले जाए और रहमान की रहमत मिल जाए तो और क्या चाहिए इंसान को। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है ना कि आप अपनी लैंग्वेज के साथ अटैच रहते हैं। इस काम के करने से आपको अरबी की भी समझ आती है, बिल्कुल, आपको फ़ारसी की भी समझ आती है, आपको ये पता चलेगा इकबालियात क्या हैं, मौलाना रूम ने क्या लिखा है। बिल्कुल। इस फ़न को दूर किया गया तो आप अपनी कुतुब से दूर हो गए। वाकई बड़ा देखें खूबसूरत तरीके से ये लिखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह है जी ख़त नस्तलीक, और इसमें देखें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया है। वाह जी, क्या बात है। अब हमें अगर आप सिखाएं कुछ जी, तो अलिफ बे जीम दाल कुछ। बिल्कुल। सबसे पहले आपके पास पेपर और कलम होना चाहिए। ठीक है। ये कलम आप खुद भी बना सकते हैं, बांस का बन जाता है। सही है। इसका सबसे पहले एक चीज़ होती है कत। कोई भी लफ्ज़ है वो नुक्ते से ईजाद हुआ है। ठीक है। हर ख़त का अपना नुक्ता होता है, वही उसकी पहचान होती है। सही। जैसे नस्तलीक का ये नुक्ता है, बिल्कुल ये ठीक है। एक कत का होता है। सही। मतलब कत का इसकी मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है। असातिज़ा ने हमें तरीका ये बताया है, हम एक लाइन ऐसे 8 कत की ड्रा करते हैं, तकसीम कर देते हैं उसको। ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 ये लेते हैं, 2.5 2.5। सही। इन्हीं लाइन को जैसे आपको लगी हुई नज़र आ रही है, ये हम लाइन लगा चुके हैं। ठीक है।
अब हम सबसे पहले अलिफ लफ्ज़ लिखेंगे। हाँ अलिफ। यहाँ से शुरू कौन से नंबर से कर रहे हैं? शुरू हम कर रहे हैं जहाँ से ये तीसरा कत, 3 नंबर से शुरू कर रहे हैं। यानी सेकंड लाइन है उसके एक कत ऊपर से हल्का तिरछा रख के इसको कलम को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और हल्का सा ड्रैग करते हुए आप यहाँ अख्ताम कर। ओके, ये आपका अलिफ हो अलिफ गया। बन गया जी। अगर आप इसकी मेजरमेंट करें जैसे आपको कत का पहले बताया है तो ये 3.5 कत के करीब लेंथ इसकी हो गई, 3.5 लेंथ होगी। बिल्कुल ठीक है। इसकी मोटाई आधा कत की होगी। सही। ठीक है, आप इसको एक पेज पे अलिफ लिखेंगे, दूसरे पेज तक आपका अलिफ काफ़ी बेहतर हो जाएगा, आपको लिखना आ जाएगा। सही। उसके बाद लफ्ज़ बे है, ये खताती के असूल हैं। जी जी जी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, आप 3 के नीचे से शुरू कर रहे हैं? हाँ जी ठीक है। और इसको बड़ा लंबा बे बना दिया आपने जी। ये 2 होते हैं बे। अच्छा ठीक ये है, ज़रा लंबा है। ये ज़रा लंबा है। यहाँ से एक कत नीचे रहेगा। हाँ अच्छा, ये नीचे रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कत का। ओके, 11 से 12। सही। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। और ये 11 कत का कहलाया जाता है वैसे। ये इसका छोटा वर्जन है, मिनी वर्जन। छोटा वर्जन है। ठीक है, ज़्यादातर ये लिखा जाता है खूबसूरती के लिए इसको लिखा जाता है। सही है। 1 2 3 4 5 5 का। ये ठीक है, 5 का। जबरदस्त। इसके 2 नुक्ते सेंटर में आ जाएंगे, इसका एक नुक्ता इसकी नीचे आ हाँ अगला लफ्ज़ है आता तो इसके बाद है, लेकिन इसको बाद में लिखा जाएगा कि इसके सेंटर में लिखा जाए अलिफ मद्दे आ। अच्छा हाँ, ये मद वाला भी तो होता है ना। बिल्कुल। हाँ जी, ये तलवार की शक्ल बनाएंगे। हाँ। और इसको हल्का सा नीचे कर देंगे। ओके। इसकी भी मेजरमेंट है, ये 4 का तुका होगा। अच्छा, यहाँ से 2 का। बड़ा मैथमेटिकल काम है ये। जी बिल्कुल। हाँ। उसके बाद लफ्ज़ जीम है। अब हम लिखेंगे जीम। अच्छा जी। जीम हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ से एक का तिरछा लगाते हुए हाँ। जीम का सर बनाएंगे। ओके ये ठीक है। सर 1.5 कत का होगा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा। फिर हम इसकी गर्दन बनाएंगे। ओके। ये देखिए, ये राउंड में है। हाँ, गर्दन हो गई। यहाँ कलम का एंगल चेंज करते हुए इसी इसका राउंड को पेट बनाना है। पेट बनाएंगे और ये नीचे वाली चला लाइन जाएगा। के वाह, वाह, साथ मस करते हुए रिवर्स आएगा वापस। ये ठीक हो गया। जबरदस्त। ये और आपका बीच में एक नुक्ता डाल देंगे। बीच में एक नुक्ता डाल देंगे। इसकी ये मेजरमेंट है 2 3 बमुश्किल 4 होंगे। तकरीबन 4। तकरीबन 4 आप कह सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह भी मेजर किया जाता है। इधर से भी 3, इधर से इधर से सेंटर हर में जगह से। ट्रायंगल एक बनेगा। सेंटर में फिर आपका नुक्ता आ नुक्ता गया। आएगा। वाह भाई वाह, जबरदस्त। उसके बाद लफ्ज़ है दाल। ये तख्ती में ये सीखने पड़ते हैं। दाल यहाँ से स्टार्ट करते हुए हाँ यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ कलम की नोक से ये बना देंगे। सही। 1 2 2 बिल्कुल। यहाँ से 1 अलिफ बे जीम दाल। ये कहलाता 4 है बेसिक आपकी 4 बेसिक। ये फर्स्ट आपका लेसन है। ये बेसिक कहलाता है अबजद। सही। हरूफ अबजद सीखना। अबजद कुछ लफ्ज़ नहीं है, उसका कोई हाँ, मायने ज़रा नहीं है। अलिफ बे जीम दाल को मिलाकर हम अबजद कह लेते हैं। अबजद कह देते हैं। बिल्कुल। अब हमको इसी प्रैक्टिस मामला- करें। ये बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल करें। अच्छा, अब ये फॉन्ट इतने सारे बन गए कंप्यूटर के, तो उसमें भी ये फन जिंदा है? आज भी जिंदा है। चले। जो आपके हाथ में अल्लाह पाक ने लचक रखी है ना, वो तो फिर जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ हालांकि से मैं कुदरत है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, लेकिन पहले खुद से लिख के फिर उसमें लेके जाते हैं। आज चलिए, यहाँ अब मैंने ये पकड़ा सही है। इसको रखें ज़रा आप। सबसे पहले अपना ड्राइंग बोर्ड पिक्चर ड्राइंग बोर्ड यूँ करना है। यूँ अच्छा करेंगे। चलो। ये अपने कंधों के सामने लेकर आए। अच्छा ठीक चलो है, हाँ जी, ये हो गया जी। अब इसकी नकल कर रही हैं आप। इसकी नकल करनी है मुझे। चलो जी। अगर खाली कलम इसके ऊपर एक दफ़ा आइडिया लगा चलो लें। यूँ हमने ये किया। जी गुड भाई वाह, ज़बरदस्त। चलो जी शुरू करते हैं हम। जी अब हम बे की तरफ चले जाते बे हैं। की तरफ जाएं। अब ये यहाँ से पकड़ के, सही पकड़ा है मैंने, जी और ये इधर से शुरू होगा। जी माशाल्लाह, अच्छा फ्लो है आपका। है जी। कुछ मतलब बात बन सकती है। बात बन सकती है। देखिए, ये फ़न मेहनत तो मांगता है। मेहनत तो देखें, ठीक हर है? दुनिया का हर फन हाँ जी, मांगता है। जब आप इसमें मशक करते जाएंगे ना, फिर प्रैक्टिस में तो बेहतरी फिर आती आपकी रहेगी। प्रैक्टिस में बेहतरी आती जाएगी। अब आते हैं हम दाल की तरफ। दाल भी ऊपर से ही शुरू करना। दाल भी ऊपर से शुरू कर। अच्छा, यहाँ से हमने शुरू किया दाल।
और ये ला के और यूँ कुछ किया है। चलें जी, ज़बरदस्त। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हमने की है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा हुआ कि देखिए भाई 7 के करीब रस्मुल ख़त है, 7 ही है ना जी, और उसमें हमारा जो ये नस्तलीक ख़त है, ये कौमी ख़त हमारा, ये कौमी ख़त है। तो 7 ना भी सीखें तो एटलीस्ट एक ज़रूर सीख लें। और आजकल तो यूट्यूब पर हर चीज़ सीखी जा सकती है जी, और फिर उस्ताद भी मौजूद हैं, तो रब्ता करें भाई। फ़न कलम के नाम से। अच्छा, यूट्यूब चैनल फ़न कलम, हाँ, वहाँ पर भी आप के नाम से रब्ता कर सकते हैं इनसे। अकेडमी है ऑनलाइन, आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। तो जब आप सीखेंगे तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अच्छी राइटिंग में जब आप किसी को कुछ लिख कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको भी ज़रा अच्छा लगता है कि वाह भाई किस कदर खूबसूरत आपने मुझे लिख कर दिया है, मेहनत की। शख्सियत का आईनादार होती है आपकी लिखाई। तो लिखाई बेहतर बनाएं, हम आपको सिखाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आदिल साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ सेहत की, और सेहत में आज हमने डिस्कस करने हैं पोस्चर्स, हमारे खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका। हम भी देखें यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब जब ये हम बैठते हैं तो कभी कंफर्टेबल होते हैं, कभी अनकंफर्टेबल होते हैं। और ये जो हमारी बैठने की पोजीशन है, ये चूँकि हमारी रीढ़ की हड्डी से ताल्लुक़ रखती है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी अक्सर औकात कर्व्ड हो जाती है, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सारे मसाइल हैं। अब इन मसाइल से कैसे निपटें और अपने पोस्चर को कैसे बेहतर बनाएं, ये हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर रमला आमिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक्सपर्ट हैं इन तमाम मामलात की जो कि पोस्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, सबसे पहले हम इसी से बात का आगाज़ करते हैं कि जैसे अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैंने जैसे कहा शुरू में कि मैं कंफर्टेबल होता हूँ, कभी कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। वो जो पोस्चर है वो ख़राब होना शुरू होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू होती। लेकिन जनरली जो लोग ऑफिसों में काम कर रहे होते हैं, कब उनके बैठने की पोजीशन ख़राब होना शुरू होती है और रीज़न क्या होता है इसका? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पोस्चर जो है वो हमारी स्पाइन और हमारी पूरी बॉडी की अलाइनमेंट को मेंटेन करता है। तो बैड पोस्चर्स के साइन तब हमें वाज़िया होना स्टार्ट होते हैं जब हमें लग रहा होता है कि हमारे शोल्डर स्ट्रेट नहीं हैं, वो राउंडेड पोजीशन में जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि मेरी पोजीशन बैठने के वक्त आगे की तरफ झुकी हुई होती है, सो इट्स कॉल्ड अ स्लाउच्ड और अ फॉरवर्ड हेड पोस्चर। ठीक है, तो ऑफिस वर्कर्स में, कंप्यूटर यूजर्स में जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, जो स्लाउच्ड पोस्चर है, जिसे हम मेडिकल टर्म में काइफोटिक पोस्चर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन है। इसमें क्या होता है कि हमारे शोल्डर्स जो हैं वो राउंडेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी जो बैक का और जो नेक का कर्व है वो बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो जेनेटिकली अल्लाह ताला ने हमारा कर्व डिज़ाइन किया है वो स्लाइट एस शेप में है। उसमें स्ट्रेटनिंग होना जब स्टार्ट होती है तो बेसिकली पोस्चर ख़राब होना होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल ऐसी सेडेंट्री चीज़ें हैं जो हमारे इसको बहुत ज़्यादा पिंच कर रही हैं, और हमारा पोस्चर की तरफ ना ध्यान देना और उसमें बहुत ज़्यादा बेहतियाती करना हमें इसकी तरफ लेके जाता है। मेनली जो पोस्चर कैटेगराइज होते हैं वो 3-4 तरह के होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया काइफोटिक पोस्चर है जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है। एक हमारे पास लॉर्डोटिक पोस्चर आ जाता है जिसमें हमारी बैक का कर्व जो है वो इनवर्ड मूव कर जाता है। यूजुअली ये ड्राइवर्स में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका स्टमक आउट होता है और हेड यूं करके बैक की तरफ आ जाता है, तो वो उनकी जो स्टमक की पोजीशन है वो आउटवर्ड और बैक की इनवर्ड हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लॉर्डोटिक पोस्चर। थर्ड वन में हम फ्लैट बैक कहते हैं। फ्लैट बैक में क्या होता है, जो हमारी स्पाइन है वो टोटली स्ट्रेटनिंग की तरफ आ जाती है और वो अपना कर्व मेंटेन करना ही छोड़ देती है। बेसिकली ये मसल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा होता है। और थर्ड में हमारे पास जो आ जाता है वो बेसिकली ये हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर ही होता है, जिसे हम हंच्ड बैक पोस्चर भी बोलते हैं। इसमें यही होता है कि हमारा हेड और हमारी चिन जो है वो आउटवर्ड प्रोट्रूड कर देती है और हमारी जो है वो जो हमारी स्पाइन है वो टोटली उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस विद एजिंग आना स्टार्ट हो जाती हैं।
और कंप्यूटर यूज़र्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, अच्छा अब आपने हमें ये 4 प्रॉब्लम्स बुनियादी तौर पर आइडेंटिफाई कर लिए, तो हम इन चारों प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम इसको इस तरह से पहले डिस्कस करने का आगाज़ यूँ करें कि अगर इन 4 प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं किया गया तो फिर लॉन्ग टर्म डैमेज क्या क्या हो सकता है? अगर हमारे पोस्चर को ट्रीट ना किया जाए और अगर इसे जल्द इसकी आइडेंटिफिकेशन ना की जाए कि इसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की तरफ, हमारी मसल, नेक, बैक पेन को बहुत ज़्यादा स्वेयर कर सकता है, हमारी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पुट कर सकता है, हमारी जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ कॉज कर सकता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइन, उसका बहुत डिसफंक्शनिंग कर सकता है ये। तो बहुत सारे जो मेडिकल इश्यूज़ हैं वो हमारे पोस्चर से रिलेट करते हैं और ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा, अब इसके इलाज की तरफ आते हैं कि जैसे आपने ये आइडेंटिफाई किया, अब ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का इलाज किस तरीके से होगा? ये पोस्चर करेक्ट कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो आपने खुद ही अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करना है, मतलब फिजिकल थेरेपी और दूसरी करेक्टर जो बेल्ट्स यूज़ होती हैं, जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, वो तो बात की बात है। सबसे पहले अगर हम अपनी सिटिंग में बात करें तो मैंने आपको बताया कि फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर, और अगर आपके फीट जो हैं वो अनएबल हैं कि वो फीट फ्लोर की तरफ जो है वो जाएं, ना जा सके, तो आप कोई फुट रेस्ट जो है वो नीचे रख लें, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल उस पर सबसाइड हो जाए। उसके बाद जो आपके एल्बोज हैं, आपके आर्म्स हैं, देयर शुड बी एट रेस्ट, मतलब हमारी चेयर इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि उसमें आर्म और एल्बो रेस्ट होना चाहिए। हमारी जो स्पाइन है उसके पीछे कोई बैक रेस्ट या फिर लंबर सपोर्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उस चीज़ पे नहीं है कोई सपोर्ट, तो हमने कोशिश करनी है कि हमने शोल्डर्स को राउंडेड होने से और हमारे पोस्चर को फॉरवर्ड हेड मूव करने से बचाना है, और पीछे एक लंबर सपोर्ट रखना है जिससे हमारी बिल्कुल इरेक्ट स्पाइन लाइक दिस हो, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऑफिस वर्कर्स में और कंप्यूटर यूज़र्स में एक एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड जो है ना वो चेयर्स भी आती हैं। अगर आप उन चेयर्स को यूज़ करें तो आप एक न्यूट्रल पोस्चर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं वाइल वर्किंग इन द ऑफिस और वाइल यूजिंग कंप्यूटर। सो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मॉडिफाई। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मुझे बताइए कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर ये जैसे पीछे बैक सपोर्ट नहीं है, अभी तो इस कुर्सी की बैक सपोर्ट है हमारे पास, या हम ये कुशन रख लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है, तो आप कुछ देर तो ऐसे सही तरीके से बैठते हैं, फिर ये होता है कि कमर आपकी झुकना शुरू हो जाती है, कुछ अजीब सी पोस्चर में हम चले जाते हैं। तो उस तरीके से अगर बैठे इंसान तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, और किस तरीके से फिर बैठा जाए कि अगर आपके पास वो बैक सपोर्ट नहीं है तो फिर कैसे बैठें? इसको यही चीज़ हमने गाइड की है कि हमने अपनी सपोर्टेड चेयर को करना है। अगर वो सपोर्टेड नहीं है तो करना है। आपकी स्पाइन इरेक्ट तभी रहेगी जब आपके पीछे सपोर्ट होगा, और आपकी जो सीट है वो वेल पैडेड होगी ताकि आपके थाइज और हिप्स भी सपोर्टेड रहें। बिल्कुल ठीक है, मतलब हमें ट्राई तो ये करना चाहिए कि किसी ऐसी जगह पर बैठें कि जहाँ पर बैक सपोर्ट हो। लेकिन अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर बैक सपोर्ट नहीं है, मतलब आप आईडी कार्ड के ऑफिस में चले गए या पासपोर्ट के ऑफिस में चले गए या किसी पार्क में बैठे हुए हैं या किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पर वो बैक सपोर्ट वाली कुर्सी अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? आपने बिल्कुल इरेक्ट स्पाइन ही रखनी है और अपनी लेग्स को कोशिश करना है कि उन्हें क्रॉस ना करें, ठीक है। क्रॉसिंग लेग्स से आपने बचाना है। और लाइक दिस, अगर आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं भी है तो आपने स्पाइन को यूँ इरेक्ट करके और थोड़ा क्रॉसिंग लेग से आपने उसे बचा के देन आपके जो यूँ हैं लाइक दिस, इस तरह से आपका पोस्चर होना चाहिए। ना कि ये कि अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप यूँ करके बैठ रहे हो, फॉरवर्ड हेड करो, तो इससे तो आप मज़ीद, एक तो आपके पास सपोर्ट नहीं है, दूसरा फिर आप उसे मज़ीद फॉरवर्ड होके बैठ रहे हो तो मज़ीद पोस्चर ख़राब करने वाली बात है ना। सो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि ज़ाहिर बात है हर जगह पे आपको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो उस तरह से आपने खुद अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है आपने। या फिर आप इसमें ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी का पोस्चर ख़राब है या वो इस मैल अलाइनमेंट से दोचार है और या उसको लग रहा है कि मेरे पोस्चर में ये सिम्टम्स है, तो वो पोस्चर करेक्टर बेल्ट्स या पोस्चर करेक्टर्स के नाम से डिवाइसेस भी होती हैं, वो यूज़ कर सकता है। वो साथ लगा के अपने साथ कैरी कर सकता है वाइल सिटिंग, वाइल स्टैंडिंग, वाइल ही इज़ वर्किंग, वाइल स्लीपिंग। स्लीपिंग में तो वैसे यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो यूजुअली कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, तो स्लीपिंग में पोस्चर करेक्टर डॉक्टर्स यूजुअली रिकमेंड नहीं करते। लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग योर वर्क टाइम ये आप फ्रीक्वेंट आवर्स के साथ पोस्चर करेक्टर बेल्ट्स यूज़ कर सकते हैं फॉर योर
मेंटेनिंग पोस्चर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर रमला आमिर साहिबा, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमने आपको पोस्चर के हवाले से टिप्स दे दी हैं, तरीका भी बताया है कि किस तरीके से बैठा जाए। अब ये इस पर अमल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।